हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th की तीसरी क्लास, पहली क्लास जिसमें हमने ट्री, पेड़ के बारे में बताया था। जो पोयम है ट्रीज़, जो डिकिंसन ने जो लिखी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। उसके दो दो पार्ट हमने बनाए थे, वो आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलेट्रीज ऑफ समर। मैंने जैसे कि आपको बताया था, सेलेट्रीज यानी जो गाए हुए गीत का जो कलेक्शन होता है उसको सेलेट्रीज कहते हैं। यानी जो समर सीजन में है, वो जो सेलेट्रीज है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब जो भजन गाए गए, जो सॉन्ग गाए गए हैं, उससे आप क्या समझते हो, जो पोयम में जो बताए गए हैं। तो उसमें है सेलेट्रीज मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस सॉन्ग संग बाय बार्ड्स इन प्रेयर ऑफ गॉड्स। यानी जो बार्ड्स यानी जो होते हैं, आप जैसे कह सकते हो कि कवि लोग, वो मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस सॉन्ग संग बाय बार्ड्स इन प्रेज ऑफ गॉड। जैसे जो कवि लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो कवि जो होते हैं उन्होंने भगवान के बारे में जो गीत गाए हैं, उसका अर्थ ये होता है कि सेलेट्रीज मीन्स, यानी सेलेट्री का अर्थ है कि भगवान की स्तुति में गाए गए धार्मिक गीत। हियर सेलेट्रीज रेफर टू अ डिफरेंट साउंड। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पोएम की अगर बात करें तो हेयर सेलेट्रीज रेफर टू द डिफरेंट साउंड इन नेचर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज। लेकिन यहाँ पर जो सेलेट्रीज है वो नेचर के द्वारा निकाला गया डिफरेंट साउंड्स के बारे में बताया। जैसे नेचर के द्वारा कौन कौन से साउंड निकले, जैसे वो पानी की आवाज़ हो गई, नदियों की आवाज़, झरने की आवाज़, पशु पक्षी की आवाज़, पेड़ों की आवाज़, ट्रीज़ की आवाज़। तो यहाँ पर जो पोइट ने बताया है, ट्रीज, बीज, नेट्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर विद द कमिंग आउट द सन इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग समर। जैसे मैंने कहा था कि अकम्पनिंग द सन, सूरज के साथ जैसे जैसे आते हैं, उस तरह से वो बात यहाँ पर बताई गई कि सूरज के साथ कैसे जो जीव होते हैं वो आते हैं और एक अच्छी आवाज़ बताते हैं जो कानों को अच्छी लगती है। दिस साउंड्स आर स्मूथिंग द एयर लाइक अ सेलेट्रीज। और वो जो साउंड है वो क्या करते हैं, लाइक अ सेलेट्रीज, स्मूथिंग द ईयर्स, मगर काम आवाज़ों अच्छा लगता है इसलिए उसको हम सेलेट्रीज कहते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेलेट्रीज ऑफ समर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग। हिंडर्ड फ्लैग यानी मैंने कहा था फोल्ड फ्लैग, मैंने कहा था जो समेटा हुआ जो फ्लैग होता है, जैसे अपन कोई ध्वजारोहण वगैरह करते हैं तो उस समय जो फ्लैग होता है, उससे आप क्या समझते हैं इस कविता में, उससे आप क्या समझते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, द इमेज ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग डिस्क्राइब द ओपनिंग ऑफ द कैलिक्स ऑफ बर्ड्स लाइक द ओपनिंग ऑफ द फोल्ड ऑफ फ्लैग व्हेन होस्टेड। यानी मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की थी जब मैंने पोएम पढ़ाई थी, तब मैंने आपको सारी चीज़ें इस पर डिस्कस किया था कि जो हिंडर्ड फ्लैग है, आप कह सकते हैं जो हिंडर्ड फ्लैग है आपका, यानी फोल्ड फ्लैग, जो फोल्ड किया हुआ जो फ्लैग है उसके बारे में बताया गया है कि जो बंद पड़े हुए जो झंडे हैं की कल्पना कलियों के पुष्प से की है और वर्णन करती है, जो कवित्री वर्णन करती है, जैसे कि बंद झंडों की खुलना तब उन्हें फहराया जाता है, कि हम जैसे कह सकते हैं कि जो बंद झंडे होते हैं उनको कैसे फहराया जाता है। द पेटल्स विद इन कैलेक्स कम आउट एंड blossom into flowers of their stem like flake unfold on poles। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कोई दल पुंज के अंदर से फ्लावर्स निकलता है, उसी तरह से जो पोल होता है झंडे का, उसके अंदर से वो फ्लैग बाहर निकलता है। द फ्लावर्स वेव इन द एयर एज अ फ्लैग डू ऑन पोल्स। यानी कि जो फूल हवा में लहराते जैसे झंडे खंभों पर लहराते हैं, वैसे वो फूल भी हवा में लहराते
हैं। यानी एक झंडा जो होता है, आपने देखा होगा एक खंभे पे लटका होता है, उसकी तुलना उस फ्लावर के साथ की जो अपने दल पुंज यानी कैलेक्स के साथ बाहर निकलता है, उसी तरह से एक झंडा जैसे एक ध्वजारोहण किया जाता है, जैसे ऊपर से नीचे जाता है, फिर वो उसको रस्सी खींची जाती है और फिर उससे फूल निकलते हैं बाहर, उसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। वाई डज द पोएट कैपिटलाइज प्रोनाउंस रेफर टू द सन, मतलब पोएट ने जो प्रोनाउन को जो रेफर कर रहे हैं उनको कैपिटल लेटर में यानी कैपिटलाइज क्यों किया है, जैसे हम कह सकते हैं कैपिटलाइज क्यों किया है, तो इसका मतलब होता है इन द पोएम द पोएट इज अ प्रेजेंटेड द सन एज अ सुप्रीम पावर। पोएट ने यहाँ पर जो सूरज है उसको एक सुप्रीम पावर बताया है, मतलब एक सर्वोच्च पावर बताया, लाइक गॉड, भगवान के समान, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड एनर्जीज ऑन द अर्थ। वो जो सूर्य है वो हमारे यहाँ जो अर्थ पर हर सोर्स एनर्जी का हर सोर्स उसके साथ जुड़ा हुआ है। विदाउट द सन ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, यानी सूरज के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सिंस ऑल प्रोनाउन रेफरिंग टू गॉड आर कैपिटलाइज, इसीलिए जो ऑल प्रोनाउन जो सूर्य के लिए जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो सबको कैपिटलाइज किया गया है। द पोएट इज कैपिटलाइज ऑल प्रोनाउंस ऑफ रेफरिंग टू द सन, जो रेफर सूर्य को करते हैं उनको किया गया है। अब आगे देखते हैं हम, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है यानी उसका जो केंद्रीय भाव क्या है। द पोएम ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन डिस्क्राइब अ समर डेज, जो एमिली डिकिंसन है उसने समर डे को डिस्क्राइब किया है, यानी ग्रीष्म ऋतु को एक दिन, ग्रीष्म ऋतु के एक दिन का वर्णन करती है। पोइट जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु के एक दिन का वर्णन करती है। इन द मॉर्निंग ब्रीज, ब्रीज जो हवा होती है उसको हम ब्रीज कह सकते हैं। द ट्री स्विंग, यानी सूरज निकलता है और बादलों में गायब हो जाता है, और फिर छोटे छोटे जो अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सिंग देयर सेलेट्रीज, वो अपनी सेलेट्रीज गाते हैं, जो मैंने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था सेलेट्रीज। बर्ड्स एंड एनिमल इंजॉय द मॉर्निंग वार्मथ एंड फ्लावर्स ब्लॉसम, जो बर्ड्स और एनिमल जो होते हैं वो अपनी मॉर्निंग जो बात होती है उसको गर्मी, हल्की हल्की गर्मी का आनंद लेते हैं। मॉर्निंग वॉर्थ यानी वार्मथ यानी हल्की गर्मी का आनंद लेते हैं, और फूल खिल जाते हैं और अपनी सुगंध हवा में छोड़ देते हैं, यानी फ्रेग्रेंस इन द एयर, यानी फूल खिल जाते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम एंड लीव देयर फ्रेग्रेंस इन द एयर। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगले देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इमेजरी डज द पोएट यूज डिलेटेड समर्स डेज मोर पिक्चरफुली, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो अन्य चित्रकार से अच्छा चित्रित करने के लिए कवित्री किस कल्पनाशील का प्रयोग करती हैं, कैसे। द इमेजरी ऑफ द वाइंड प्लेइंग थ्रो लीव एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज विथ टेजल्स, यानी कवि जो है वो कहता है कि पत्तियों और डालियों के बीच जैसे जो टेजल्स यानी जो लटकते हुए जो आभूषण के साथ हवा का खेलना, उसके बाद लाइक समर सेलेट्रीज मेक डिस्क्रिप्शंस ऑफ समर डे वेरी विविड, और ग्रीष्मकालीन धार्मिक गीतों के समान छोटे छोटे प्राणियों द्वारा जो संगीत ऑर्गन किया जाता है की कल्पना ग्रीष्मकाल के एक दिन का वर्णन किया गया है। बिसाइड्स द वेमिकल सन्स appearing from disappearing behind his estates of cloud, जैसे कि सूरज को बताया गया है कि वो अपने जो जागीर है, उन सूरज की जागीर किसको बताया गया, क्लाउड्स, तो अपनी जो जागीर क्लाउड्स है उसमें कभी आता है कभी छिप जाता है। डूइंग इट्स ड्यूटी टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए बगीचों को फलने फूलने देता है। बर्ड्स स्टिरिंग केयरफुलिस और गॉसिप्स
हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो दीवारों पे आके बैठ जाते हैं और गॉसिप करते हैं। अ स्नेक वाइंडिंग राउंड, एक जो सांप होता है वो स्टोन पर आके वाइंडिंग राउंड एंड गोल गोल घूम कर बैठ जाता है। एंड टू द ग्राफिक depictions. Finally, the use of the wonderful imagery of flowers sitting upon their calyx, यानी फिर उसने बताया कि कैसे फ्लोर अपने जो दल पुंज उससे बाहर निकलता है। लाइक कैसे निकलता है, जो फ्लोर की जो मैंने बताई कि की कल्पना किससे की गई है, एक हैंडेड फ्लैग यानी एक फोल्ड फ्लैग से की गई है। मेक्स द पोइट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द समर डेज मोर पिक्चरस देन अ पेंटर कोड, यानी कि कैसे जो कवित्री है ने वर्णन किया है कि किसी भी चित्रकार को अधिक अच्छा बनाती हैं। यानी ये सारी कल्पना है ग्रीष्मकालीन के दिन में ये किसी भी चित्रकार को कैसे अच्छा बना सकती है। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल फॉर द पोएम शो दैट ग्रेट पोएट्री इज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, यानी इस कविता में यह सिद्ध करने के लिए उदाहरण दो कि अच्छी कविता प्राकृतिक घटनाओं के गहन निरीक्षण का परिणाम होती है। यानी कि एक अच्छी कविता जो होती है वो कैसे एक प्राकृतिक परिणाम उसमें दिखाए जाते हैं कि कैसे एक नेचर के बारे में उसमें बताया गया है। तो एमिली डिकिंसन मेड अ कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड यूज्ड इन द पोएम ऑफ ग्रेट इफेक्ट। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्यमान जो होते हैं, जो नेचुरल फेनोमेना कह सकते हो, दृश्यमान यानी फेनोमेना, परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया है और वो अपनी कविताओं को प्रभावी रूप से प्रयोग किया है। छोटी छोटी चीज़ें जो नेचुरल इफेक्ट इसमें डाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेजल्स, जैसे कि पेड़ों पे टेजल्स कैसे लटकते हैं वो बताया गया है। उसके बाद एक फूल का बाहर निकलना है, अपने कैलिक्स से बाहर निकलना है, अपने दल पुंज से बाहर निकलना, वो भी इसके अंदर बताया गया है। तो ये एक नेचुरल बात है। उसके बाद कैसे पक्षी दीवारों पर बैठ जाते हैं, ये भी एक नेचुरल चीज़ है। और कैसे एक जो स्नेक होता है वो वाइंडिंग राउंड यानी एक जो स्टोन के ऊपर गोल गोल घूम कर बैठ जाता है, वो भी बात इसमें बताई गई है। उसके अलावा क्लाउड्स के बारे में बताया गया है कि कैसे क्लाउड्स हाफ नैन अटर यानी कभी पूरा कभी आधा आ जाता है, वो भी बात उसमें बताई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है। क्या क्या और डिस्क्राइब किया है? शी डिस्क्राइब्स हाउ द ब्रांचेस एंड लीव्स वेव इन द मॉर्निंग ब्रीज ड्यूरिंग समर। समर में उसने कहा समर में कैसे जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, यानी ब्रीज जो होती है मॉर्निंग में जो चलती है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, ये सारी चीज़ें उसने बताई है। फिर और क्या बताया है? मिनीचर क्रिएचर स्टार्ट अ हेमिंग ट्यून्स, एक मधुर ट्यून निकालते हैं। कौन सी? सेलेट्रीज वाली। व्हेन द सन राइज, जब सूर्य उदय होता है, जैसे सूर्य उदय होता है तो मैंने कहा था मिनीचर क्रिएचर होते हैं, वो छोटी छोटी आवाज़ें निकालते हैं, ट्यून निकालते हैं। द सन अपीयर्स, जो सूरज होता है, फॉर्म एंड डिसअपीयर बिहाइंड थिक क्लाउड, कभी सूर्य आता है कभी चला जाता है, ये मैंने अभी आपको बात बताई थी। बर्ड्स सिट्स केयरलेसली ऑन द फेंस ऑफ क्रिप इन द लेंस, कैसे वो दीवारों पर जाके बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। अ स्नेक वाइंड्स राउंड अ स्टोन, एक स्नेक जो होता है गोल गोल घूम कर पत्थर पे बैठ जाता है। फॉर वार्मथ, यानी जो गर्म हवा लेने के लिए। पेटल्स ऑफ द बर्ड्स स्लिट अपॉन देयर कैलेक्स, जो होते हैं हम कह सकते हैं कि जो फूल होते हैं अपने कैसे बाहर निकलते हैं, एंड ब्लूम कैसे वो अपनी खुशबू फैलाते हैं। Example in the poem show that great poetry is a result of close observation in natural phenomena। तो कैसे जो पोइट होता है वो अपनी इस नेचुरल फेनोमेना को बताता है, कैसे कैसे नेचुरल चीज़ें बताते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, जैसे कि मिनीचर क्रिएचर हुआ, उसके बाद आपको बता सकता हूँ मॉर्निंग ब्रीज हुई, और
समर सेलेट्रीज जो मिनिएचर क्रिएचर के द्वारा जो किए जाते हैं वो, उसके बाद एक स्नेक, उसके बाद एक बर्ड जो वॉल पर जाके बैठ जाते हैं वो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने बताई है। तो जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेलेट्री समर, जो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद एक और देखो आप, ये इमेज ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग। हिंडर्ड फ्लैग से आप समझ गए कि फोल्ड वाला फ्लैग, तो उसको कैसे बताया, एक दलपुंज क्लेक्स के द्वारा बताया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रोनाउंस क्यों कैपिटलाइज किया गया है, क्योंकि जो सूरज वो क्या बताया गया है, उसको पावर बताया गया है, सन एज अ सुप्रीम पावर बताया गया है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, सेंट्रल आइडिया हम क्या कह सकते हैं, यही जो नेचुरल पावर, सुगंध हवा वाली वो चीज़ें, वो सेंट्रल पावर हो गया। उसके बाद एक ये जो बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इमेजरी डज पोएट द डिक्लेट समर्स डेज, समर डेज को कैसे डिस्क्राइब किया है, वो भी चीज़ इसमें आपने बताई है, कैसे समर डेज को। उसके बाद नेचुरल जो फेनोमेना है उसको कैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है, सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आपके इस जो ट्रीज़ जो पोएम है उसमें फर्स्ट पार्ट बनाया था, एक जो सेकंड पार्ट है वो, और ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो नेक्स्ट पोएम का होगा। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको लर्न कीजिए, और तब तक के लिए बाय।